Very good morning to everyone. Let's start our today's current affairs session. Okay. कल की क्लास में किसी को कुछ डाउट था तो अभी पूछ ले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. सब क्लियर था? ठीक है. फायर अलार्म, ओके, वेरी नाइस. संस्कृति अभी डिस्कस करते हैं. पहले आज की क्लास हम लोग कर लेते हैं. जो मेन टॉपिक्स आई हैव ऑलरेडी पिक्ड फॉर यू. करंट अफेयर्स सेशन. लखनऊ आईपीएल टीम टू बी कॉल्ड एज लखनऊ सुपर जायंट्स. एवरीवन मस्ट नो कि आईपीएल में बहुत सारी टीम्स होती हैं. इस बार एक न्यू टीम ऐड हो रही है. लाइक चेन्नई सुपर किंग है, मुंबई इंडियंस है, राजस्थान रॉयल्स है, बहुत सारी टीम्स हैं. तो उसमें अब एक न्यू टीम ऐड हो रही है, लखनऊ सुपर जायंट्स. तो आपको इनका नाम याद रखना है. एक छोटा सा ट्विस्ट ये था कि इनका नाम पहले कुछ और डिसाइड हुआ था. न्यूज़ में वो नाम भी रहा, बट मैंने इसमें कहीं मेंशन भी नहीं किया कि बेकार में कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि वो नाम याद रखना है कि ये. एक ही नाम याद रखो, लखनऊ सुपर जायंट्स. ये टीम किसने ओन की है? लखनऊ एंड अहमदाबाद. ओके, लखनऊ का अभी रिसेंटली नेम चेंज हुआ है, इसलिए इसको जरूर पढ़ लेना. लखनऊ's IPL franchisee, which is owned by Sanjeev Goenka RPSG Group, has renamed Lucknow Super Giants ahead of IPL 2022 mega auctions. ठीक है, ये ग्रुप किसने ओन किया है? संजीव गोयनका. ये कौन है संजीव गोयनका? ये वेल नोन पर्सन है. इंडिया में कई जगह एज ए डायरेक्टर भी रह चुके हैं और इंडस्ट्री सेक्टर में भी ये चेयरमैन रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल में भी ये मेंबर रहे हैं. तो ये बहुत ज़्यादा नाम पॉपुलर है, इसलिए ये नाम भी याद रखना है कि ये टीम को ओन कौन कर रहा है. हर टीम के एक फ्रेंचाइजी रहती है जो उसको स्पॉन्सर करती है, सब करती है. तो उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए. लखनऊ टीम रोप्ड केएल राहुल एज देयर कैप्टन. तो इस टीम का कैप्टन कौन रहेगा? आई थिंक ये पहले पंजाब में रहे हैं, अब ये चेंज हो गए हैं. एंड ऑल्सो रोप्ड इन ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस एंड लेग स्पिनर रवि. इतना नाम नहीं याद रखना है, बस कैप्टन का नाम लिख लो. ठीक है. न्यू टीम उनके कौन है अब? ओन बाय संजीव गोयनका. और उसके कैप्टन कौन है? द ऑफिशियल आईपीएल टीम ऑफ लखनऊ क्राउड सोर्स इट्स नेम फ्रॉम फैंस एंड अ कंज्यूमर एंगेजमेंट कैंपेन. इन्होंने खुद में एक कैंपेन चलाया था कि हम अपनी टीम का नाम क्या रखे, फिर ये नाम फाइनल होके उसमें से निकला. ठीक है. ओलंपियन नीरज चोपड़ा ऑनर्ड विद परम विशिष्ट सेवा मेडल. ये एक्चुअल में एक मिलिट्री अवार्ड है. दिस इज एन मिलिट्री अवार्ड. अब इनको क्यों मिला मिलिट्री अवार्ड? ये तो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो मिलिट्री अवार्ड तो हमेशा एक जो पर्सन मिलिट्री आर्मी में काम करता है उन्हीं को मिलता है. तो व्हाई नीरज चोपड़ा हैज बीन अवॉर्डेड विद मिलिट्री अवार्ड? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. मिलिट्री अवार्ड बिकॉज ही इज एन आर्मी पर्सन. हाँ, आर्मी में ही उन्होंने, ही इज एन सूबेदार. ये कौन है, किस पोस्ट में है? सूबेदार इन इंडियन आर्मी. इन्होंने 2016 में ज्वाइन किया था. ठीक है. ये बहुत कम लोगों को पता है कि नीरज चोपड़ा इज अ सूबेदार इन इंडियन आर्मी. तो वहीं से इनको ओलंपिक की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था और फिर ये ओलंपिक जीत के आए हैं. तो इस वजह से परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है. ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. बहुत सारे अवार्ड्स उस दिन 26 जनवरी को दिए गए हैं. ओके. इसको नोट्स में कैसे लिखना है? नीरज चोपड़ा डैश परम विशिष्ट सेवा मेडल, फिर उसको इस चीज को ब्रैकेट में कर लो और डैश करके लिख दो सूबेदार. तो उनको याद रहेगा कि ये इंडियन आर्मी अवार्ड इनको क्यों मिला. ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट, असम गवर्नमेंट अवॉर्डेड असोम वैभव अवार्ड. ये क्या है? असोम वैभव अवार्ड टू रतन टाटा. ये असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है.
जैसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होता है? हाँ, भारत रत्न। तो ये असम गवर्नमेंट भी, हर गवर्नमेंट अपना कुछ ना कुछ अपना अवार्ड लेकर आती है। तो असम वैभव अवार्ड जो असम गवर्नमेंट ने किसको दिया है? रतन टाटा। The government of Assam has conferred its highest civilian award, Assam Vaibhav, on industrialist Ratan Tata, the Assam governor Jagdish Mukhi। तो असम के गवर्नर कौन है ये भी यहीं पे लिखा है, जगदीश मुखी conferred the award to former chairman of Tata Sons। The Assam government conferred Assam Vaibhav to Ratan Tata for his contribution to setting up cancer treatment facilities in the state। अच्छा, ये चीज समझने से पहले एक इंडस्ट्रियस पर्सन है तो वो क्यों इतना वो करते हैं, मतलब फैसिलिटीज वाला काम, ये तो सरकार का काम है। एक प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा इनिशिएटिव कैसे लेता है कि वो भी लोगों की मदद करे, सर्विस प्रोवाइड करे। मैंने कई बार क्लास में शायद पढ़ाया है, मेरे जो प्रीवियस सेशन में बच्चे रहे हैं दिसंबर के सेशन में, उन्होंने मेरे से एक टर्म पढ़ा हुआ है, CSR। CSR जब आप कंपनी सेक्रेटरी में आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे क्या लायबिलिटी होती है। CSR में ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका ये मतलब है आप प्रॉफिट कैसे कमाते हो, अपना कंपनी सेटअप करते हो, लोगों की मदद से लोग आपकी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उससे आप प्रॉफिट कमाते हैं। तो क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जिस सोसाइटी ने आपको इतना दिया है आप उनको रिटर्न करेंगे? तो हर कंपनी के लिए, हर कंपनी एक मतलब क्राइटेरिया फिक्स्ड है। सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट में क्लियरली डिफाइन किया है कि हम ये टर्नओवर है, ये नेटवर्थ है, ये प्रॉफिट है। अगर आप इससे क्रॉस कर जाते हैं तब आपको कंपल्सरीली है कि अपना 2% ऑफ प्रॉफिट, उसमें भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो 2% ही आप सोसाइटी की तरफ खर्चा करें। तो अब रतन टाटा इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका 2% भी बहुत बड़ा होता है। तो उनके लिए भी जिम्मेदारी होती है कि वो सोसाइटी में कुछ वेलफेयर करें। हालांकि रतन टाटा बहुत ज्यादा फेमस है सोशल वर्क के लिए, ये लाइबिलिटी तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, ये इससे ज्यादा कहीं ज्यादा काम करते हैं सोसाइटी के लिए। तभी तो अ पर्सन हु गिव सो मच टू सोसाइटी, सोसाइटी विल गिव इन रिटर्न टू हिम एवरी टाइम। हमें पता है कि हमसे प्रॉफिट ही कमाने नहीं आते, ये हमें सर्विस भी देते हैं। कोई कंपनी बस अपने प्राइस बढ़ाती जाए तो एक दिन हम भी होगा ना कि छोड़ के इसको ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे, पर इनका पैसा हमें जब इनको देते हैं तो हमें पता है इन रिटर्न ये हमको बहुत कुछ देते हैं। टर्नओवर पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट पे डिपेंड होता है। हाँ, एक्चुअल में बहुत बड़ा है क्राइटेरिया, नेटवर्थ भी देखी जाती है, टर्नओवर भी देखा जाता है, प्रॉफिट भी देखा जाता है पिछले 3 सालों का। वो सब खैर इतना आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है। आई हैव जस्ट वांटेड कि आप लोग को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत पता हो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हम ही पैसा नहीं कमाएंगे, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी को कुछ इन रिटर्न दे। ठीक, तो इनको मिला है। आजकल तो रतन टाटा वैसे भी बहुत फेमस है, अभी इधर बीच न्यूज में बहुत आ रहे हैं, कई सारे तो वीडियोस बन के वायरल हो रहे हैं कि रतन टाटा ने जब से एयर इंडिया को टाटा ने टेक ओवर किया है एयर इंडिया का। द असम गवर्नमेंट कन्फर्ड असम वैभव टू रतन टाटा फॉर हिज कंट्रीब्यूशन फॉर सेटिंग कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। नोट्स में टू द पॉइंट, अवार्ड का नाम डैश रतन टाटा और फिर एक डैश कर दो कैंसर ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा, आप लोग नोट डाउन कर रहे हो। सब लोग ये PDF डाउनलोड करके अपने एक जगह सेव करते रहना, क्योंकि कभी कभी अपना लिखा हुआ नोट्स भी याद नहीं आता है कि ये किस बारे में था। तो वही चीज डेट डली है उस PDF में खोल के वो पॉइंट रेफर कर लिया। जो सबसे पहला क्लास था उसका PDF फर्स्ट क्लास का PDF नहीं अपलोड हुआ था? अच्छा, आई विल टेल देम, वो अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2021, इंडिया रैंक्स 85th। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये इंडेक्स बताता है एक इंटरनेशनल लेवल पे
कि क्या रैंकिंग है कि पब्लिक सेक्टर में करप्ट कंट्री में, एक कंट्री में कितना ज्यादा करप्शन है ये दिखाता है। तो उसके लिए एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किसने रिलीज किया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हैज रिलीज्ड। जब भी इंडेक्स की बात आती है उसको प्रॉपरली नोट कर लेना, क्योंकि मैंने कहीं इंडेक्स पढ़ा चुके हैं, कल की क्लास में भी शायद कुछ इंडेक्स पढ़ाया था। व्हाट वाज दैट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ओके, तो इसमें भी करप्शन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, ये क्या है, एक्चुअली पॉइंट दिया जाता है 0 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर 100 तक एक पॉइंट देते हैं, मतलब जैसे एग्जाम में नंबर नहीं देते हैं ऐसे ही ये पॉइंट्स होते हैं। 0 मतलब होता है हाईली करप्ट, 0 मतलब जो कंट्री बहुत ज्यादा करप्टेड हो, और 100 मतलब होता है वेरी क्लीन कंट्री, मतलब कुछ भी करप्शन नहीं हो। तो ना हम किसी कंट्री को 100 बोल सकते हैं, ना किसी कंट्री को 0। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप कंट्री को हाईली करप्ट बोल देते हैं, वो कंट्री आपका इंडेक्स मानेगी, कहेगी हम आपके डेटा को ही नहीं मानते। तो 0 भी बहुत कम लोगों को मिलता है, मतलब मिला है कि नहीं आई डोंट नो, पर 100 भी नहीं मिलता। कोई कंट्री को नहीं कह सकते कि वहां की हर एक पर्सन पब्लिक सेक्टर में ऑनेस्ट है, वो कुछ भी करप्शन नहीं करता है। तो ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, मिडिल में रहते हैं। अब फाइंड आउट करना है इंडिया की पोजीशन क्या है। हैज रिलीज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2021 इन विच इंडिया हैज रैंक 85th स्पॉट। ये अच्छी रैंक है कि खराब रैंक है, अच्छी रैंक है वो हमें तब पता चलेगा जब उसका स्कोर पता चलेगा। 100 से स्कोर नहीं, ये रैंक है, कंट्रीज की लिस्ट में ये 85th है। 85 नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं मिले हैं इसको पॉइंट कितना मिला है 40। 100 इज वेरी क्लीन, आप उससे जितना दूर होते जाओगे उतना करप्शन आपके पब्लिक सेक्टर में है। तो अब समझ में आया कि ये 85th अच्छी है कि नहीं, इट इज नॉट गुड, क्योंकि हमको पॉइंट्स देखने हैं 0 to 100। अब कंट्रीज की लिस्ट जो बनी होगी उसमें 85th में हम आए। The ranking has been topped jointly by Denmark, Finland and New Zealand at a score of 88। सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना मिला हुआ है 88, 100 की काफी करीब है, बहुत करीब है। इसको हम कहेंगे वेरी क्लीन कंट्री, जिसमें करप्शन वाइज, साफ सफाई की बात नहीं हो रही है, करप्शन के वाइज में न्यूजीलैंड और इन सब में पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट में बहुत ही कम करप्शन है, तो इसलिए दे हैव बीन टॉप्ड। और this ranking measures how corrupt each country's public sector is perceived. The results are scale on 0 that is highly corrupt and 100 very clean, ranked between 180 countries। ओके, हम 85th पोजीशन में है और कंट्रीज कितनी कैलकुलेट हुई हैं 180, उस हिसाब से तो परफॉर्मेंस बेटर है। लास्ट ईयर 2020 इंडिया वाज रैंक 86th विद अ स्कोर ऑफ 40। तो हम पिछली बार 86 थे, इस बार एक रैंक बढ़ गई, दैट इज 85, मतलब परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर हुआ है। दिस ईयर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिवील्स दैट करप्शन लेवल्स आर एट अ वर्ल्ड वाइड स्टैंड स्टिल। क्योंकि जब ये एवरेज देखते हैं 10 सालों का, तो उसमें ग्लोबल लेवल पे कितना करप्शन है, ये जब ग्लोबली कलेक्ट करते हैं हम लोग तो पता चला कि परफॉर्मेंस इज ओवरऑल एट 43 पॉइंट्स। हर कंट्री का एवरेज ले ले और तब हम डिसाइड करें कि ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो करप्शन का क्या स्टेट है, तो वो 43 है आउट ऑफ 100। तो 43 आउट ऑफ 100, अगर ये क्लास में मार्क्स मिलते तो पता चल जाता है ये कितने अच्छे हैं कितने खराब हैं। उससे सोचो कि 43 अच्छा है, 50% से भी कम नंबर मिला है। ओके, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पता कैसे चलता है? क्या ये डेटा कलेक्ट करते हैं, पब्लिक सेक्टर का डेटा कलेक्ट करा जाता है, उसका एनालिसिस करते हैं, सर्वे होते हैं, सैम्पलिंग होती है, तब डिसाइड होता है कि वो कितना है। कोई आपके यहाँ सैम्पलिंग करने आया, सर्वे कलेक्ट करता है, तब डिसाइड करेंगे कि कितना करप्शन है। सैम्पलिंग मतलब पता है ना, रैंडम कोई डिपार्टमेंट में चेकिंग हो जाए, तो हम हर डिपार्टमेंट को नहीं देख सकते, ओवरऑल इंडिया में देखना है तो कुछ डिपार्टमेंट्स को ही देखते हैं। ओके, इसका नोट्स बन गया आप लोग का। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, गवर्नमेंट नोटिफाइज अमलगमेशन ऑफ PMC बैंक विथ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड।
अब ये टर्म इंपॉर्टेंट है, अमलगमेशन. व्हाट इज अमलगमेशन? एनीवन कैन ट्राई. अनिकेत, अंकिता, आयुष, हर्ष, जानवी, काजल, राज, सागर गुप्ता, संस्कृति, शिप्रा, उत्कर्ष. Anyone can try. What is amalgamation? Merging of two companies. Merger. अच्छा, और कोई आप लोग में से कोई ट्राई कर सकता है कि अमलगमेशन क्या होता है? मतलब कुल मिला के मर्जर. ओके, जब कोई दो कंपनी मिलके कोई, हाँ वेरी गुड, हु हैज ट्राइड दिस? सागर गुप्ता. एक्चुअल में एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में इससे सही आंसर दिया है. होता क्या है, एकदम पहले सिंपल से समझाते हैं अमलगमेशन क्या है, फिर बताएंगे इसमें क्या हुआ है, क्योंकि अमलगमेशन के दो पॉइंट्स हैं. सपोज एक कंपनी है एक्स और एक कंपनी है वाई. वाई इज गोइंग इन लॉस, बहुत ज्यादा लॉस है. इनके पास थोड़ा सरप्लस पैसा है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी में हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता है. तो ये क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे. पर ये दोनों हो सकता है मिलके एक नई कंपनी बना दे एक्स वाई. ठीक है, जब एक दो कंपनी मिलके एक तीसरी नई कंपनी बना दे और दोनों की अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाए, वो होता है एक्स वाई. मर्जर इज डिफरेंट. मर्जर क्या होता है, एक्स वाई में ये वाई इसी के अंदर चला जाएगा और सिर्फ एक्स रह जाएगा. वाई कंपनी की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी और एक्स कंपनी रहेगी. पर इसमें क्या है, दोनों कंपनी की आइडेंटिटी खत्म होके एक नई कंपनी. एकदम सिंपल से एक एग्जांपल से अगर समझाए, रीसेंट, एक्चुअली जब तक करंट एग्जांपल नहीं देंगे तो लॉस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टैक्स रिटर्न. अब आप लोग टैक्स का थोड़ा सा इम्प्लीकेशन पढ़ोगे तो जो कंपनी बहुत सारा लॉस, उनके लॉस ना कैरी फॉरवर्ड्स हो जाते हैं. तो लॉस मेकिंग कंपनी को भी लोग खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उनके लॉस को दिखा के हम अपना टैक्स भी तो कम कर सकते हैं. तो हर कोई लॉस मेकिंग कंपनी को ऐसे नहीं छोड़ देता है. अगर हल्की सी में हमें पोटेंशियल दिख रही है कि हम थोड़ा सा पैसा लगा के उसको रिवाइव कर सकते हैं, तो कोई भी ट्राई कर लेगा. अब रतन टाटा हैज डन फॉर एयर इंडिया, तो कोई इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद रहे हैं, तो क्यों खरीद रहे हैं? एयरलाइंस ऐसा तो है नहीं कि आज खराब चल रहा है तो हमेशा रहेगा, उसको थोड़ी सी रिवाइवल की जरूरत है. तो इस वजह से उन्होंने ये किया है. ठीक है, एक कंपनी थी मारुति मोटर्स. मारुति मोटर्स ये ऑपरेट करती थी इंडिया में. ठीक है, इट वाज ऑपरेटिंग इन इंडिया. और एक कंपनी थी सुजुकी इन जापान. दोनों ने सोचा हम दोनों इंडिया में कार्स का बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता था, तो इन्होंने दोनों ने मिलके एक प्रोग्राम सेट किया. उसके बाद एक नई कंपनी बन के आ जाती है मारुति सुजुकी. मारुति सुजुकी, ठीक है, इन लिमिटेड नाम की ये कंपनी आ गई. मारुति मोटर्स खत्म हो गया, इधर से सुजुकी भी खत्म. दिस इज न्यू कंपनी. तो दिस इज अमलगमेशन. अमलगमेशन मीन्स व्हेन टू कंपनी मर्ज टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, इट इज कॉल्ड अमलगमेशन. और जो आप लोग कह रहे थे कि एक को, यस, वोडाफोन आइडिया, वेरी गुड. ठीक है, अब सब लोग एक एक एग्जांपल ढूंढ के ले आए हैं यहाँ पे. ठीक है, इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं था, बस थोड़ा सा समझा रहे थे कि कम से कम अमलगमेशन का मतलब आप लोग को पता हो, क्योंकि अकाउंट्स में भी ये आता है अमलगमेशन. एक होता है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन भी वही मर्जर. एक्स और वाई थे, वाई पूरी तरीके से एक्स में चला गया और एक्स ही रह गया लास्ट में, तो वो एब्जॉर्ब हो गया. और एक होता है टेक ओवर. जब एक कंपनी को दूसरी कंपनी टेक ओवर कर ले. बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कब क्या मानते हैं, या एक्विजिशन, करेक्ट. ठीक है, गवर्नमेंट नोटिफाइज अमलगमेशन ऑफ पीएमसी बैंक विद अ यूनिटी स्मॉल बैंक. तो किस दो बैंक में अमलगमेशन हुआ है? Unity Small Finance Bank Limited. The government of India has sanctioned and notified the scheme for amalgamation of Punjab and Maharashtra Cooperative Bank Limited with
Unity Small Bank Finance Limited. This means all the branches of PMC will function as the branch of Unity Small Bank Limited. तो ये क्या कर रहे हैं? Unity Small Bank Finance is promoted by Centrum Finance Service. इतना ज्यादा नहीं जाना है, बस इतना समझो कि किन दो बैंक में अमलगमेशन हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ये एक्चुअल में। कुछ टर्म्स ऐसे यूज कर देते हैं जो एकदम अगर आप उसमें हो तब आपको गलतियां समझ में आती हैं, नहीं तो अमलगमेशन, मर्जर, टेकओवर सब ऐसे ही सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाते हैं। तो पीएमसी जा रही है यूनिटी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, बहुत वन लाइनर है, इसमें कुछ समझाना नहीं था पर इंपॉर्टेंट था। पायलट शिवांगी सिंह इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन राफेल पायलट। क्यों ये हाईलाइट हुई थी? शी वाज हाईलाइटेड बिकॉज ये रिपब्लिक डे परेड में थी, इस वजह से बहुत न्यूज वालों ने हाईलाइट किया शिवांगी सिंह। तब ये फर्स्ट वुमेन राफेल पायलट थी। अब ये कहाँ से आया था एयरक्राफ्ट? ये कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। नेक्स्ट, स्मृति मंधाना ऑफ इंडिया हैज वॉन आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। Smriti Mandhana of India has won ICC Women Cricketer Year of 2021। इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इसको सिंपल अपने नोट्स में रख लें। ठीक है। नाउ 8th वाला कॉन्सेप्ट बहुत ट्रिकी है, इसलिए इसको समझाएंगे डिटेल में। तब तक फाइनल सब लोग अपना नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेंगे क्योंकि ये समझ में नहीं आता जनरली। डेकाहॉर्न्स, जो जो लिखा है सब लिख लेना, इसमें ये पूरा पॉइंट ही लिख लेना। डेकाहॉर्न्स का मतलब क्या है पहले समझ लो। डेकाहॉर्न्स क्या होते हैं? एक प्राइवेट फर्म्स जिसका वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, अभी प्रेजेंट की बात नहीं करें, हम मानते हैं आगे आने वाले टाइम में इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी कि ये 10 बिलियन US$ एक्सीड कर जाएंगे, विल एक्सीडिंग 10 बिलियन US$। ये जो कंडक्ट होता है ये ग्लोबल स्टेज पे होता है। तो अगर इंडिया की कोई कंपनी जिसका ग्रोथ मानी जाती है कि ये आगे आने वाले कुछ समय में 10 बिलियन US$ कर लेंगे, तो ये एज एन इंडियन हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि कोई भी एक नाम अगर आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि इंडिया की ये चौथी कंपनी है। इंडिया में ऑलरेडी 3 कंपनीज डेकाहॉर्न लिस्ट में आ चुकी है, प्राइवेट फर्म्स ही अलाउड है, इसलिए कह रहे हैं इसको हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। डेकाहॉर्न्स आर द प्राइवेट फर्म हुज वैल्यू exceeds over 10 billion US$। Recently, Swiggy has become the 4th Indian company to earn this tag। अभी इस बार किसको ऐड किया है? बट आई हैव सेड कि ये 4th कंपनी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? 3 पहले से थी, वो 3 कौन है? पेटीएम, फिनटेक एंड ओयो। ओयो का नाम भी सुना ही होगा, एक होटल एग्रीगेटर है, और बायजूस। फिनटेक, ओयो एंड बायजूस, ये आई थिंक नहीं, ये आई थिंक ये गलत है इसमें। खैर अपने को पहले स्विगी का नाम लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, बट ये आई थिंक मिस प्रिंट हुआ है इसमें, फिर भी चेक कर लेंगे एक बार। तो 4th इंडियन कंपनी में स्विगी। आई विल टेल यू दिस कि ये यहाँ पे मिस प्रिंट है कि ये एक्चुअल में है, इसको इस लाइंस को मत लिखो। फेसबुक वॉज द फर्स्ट डेकाहॉर्न, ये वर्ल्ड में। हो सकता है ये लिखा है पेटीएम ऑफ फिनटेक, तो ये एक नाम है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है ना ये, तो ये लिखा है कि नहीं, ये छोड़ो, इसको इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इस वजह से स्विगी का नाम लिखो बस। अब फेसबुक इंडिया का नहीं है, बट वर्ल्ड में जब ये डेकाहॉर्न कंपनी की लिस्ट बन रही थी तो फेसबुक वाज द फर्स्ट टू जॉइन डेकाहॉर्न। फेसबुक वाज द फर्स्ट टू जॉइन डेकाहॉर्न। पर डेकाहॉर्न में ना एक कंडीशन होती है,
अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाएगी तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे। तो जब फेसबुक का एक्विजिशन हो गया था वॉलमार्ट में, तब वो इस लिस्ट से बाहर हो गया है। नाउ फेसबुक इज नॉट इन अ डेकाहॉन, क्योंकि इसका वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया था, तब से ये इसमें बाहर हो गया है। Facebook became decahon after Microsoft invested $240 million. Alibaba of China was the second. It achieved status in 2009. तो फर्स्ट था फेसबुक, सेकेंड वॉज अलीबाबा ऑफ चाइना। ये भी एक वेबसाइट बहुत फेमस है, ठीक है। एक्चुअल में इसमें 3 टर्म है, यूनिकॉर्न, हेक्टोकॉन और डेकाकॉन, ठीक है। ये सब प्राइवेट फर्म्स का ग्रुप है। इसमें क्या है, $1 बिलियन से ज्यादा अगर आपकी US डॉलर वैल्यू दिखेगी तो आप किस लिस्ट में जाओगे, यूनिकॉर्न लिस्ट में जाओगे। हेक्टोकॉन में मोर देन डेकाकॉन में मोर देन 10 होता है, हेक्टोकॉन में मोर देन 100 बिलियन US डॉलर होता है। इसको ऐसे लिख लो, यूनिकॉर्न, डेकाकॉन और फिर हेक्टोकॉन लिख लो, ठीक है। यूनिकॉर्न में 1, डेका नाम से ये 10 और हेक्टो मतलब 100 बिलियन US डॉलर्स। अभी हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, डेकाकॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी वैल्यू सब लोग याद रखेंगे। अभी की नहीं बात करें, परफॉर्मेंस एस्टिमेट कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू लगभग $10 बिलियन से एक्सीड कर जाएगी, तब उसको हम उस लिस्ट में डालते हैं। इट डज नॉट मीन कि प्रेजेंट वैल्यू इसकी इतनी है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी ईयर द नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी। इसको अभी हम डिटेल में नहीं कवर करेंगे, बस इसकी थीम अंडरलाइन कर लो। द थीम फॉर दिस ईयर इज मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटेड। व्हाट आई हैव डन फॉर यू इज जनवरी की, क्योंकि ये लास्ट क्लास है हमारी, तो मैंने पूरे जनवरी के 1 से लेकर लास्ट तक जो इंपॉर्टेंट डेज है इसी में दे दिए हैं। उसमें कुछ समझाना नहीं है, एक बार रीड कर लेना। यहाँ पूरी लिस्ट इस PDF के लास्ट में है, ठीक है। 1st, 4th, 6th, 8th, 9th। तो यहाँ पे नेशनल वोटर्स डे दिख गया आपको 25। जब ये PDF का ये पेज प्रिंट निकाल लेना और यहाँ पे इसकी थीम लिख लेना। किसी की अगर थीम आपको सुनने में आएगी, इसमें लिख देना। अब एक एक दिन नहीं पढ़ाएंगे, अपना ये एक बार रीड कर लेना। प्रोवाइड इसलिए करा दिया, डेज आर इंपॉर्टेंट, हर दिन नहीं कवर करते हैं, तो मंथ के एंड में अगर हम लोग पूरे मंथ का पढ़ ले तो वो भी सफिशिएंट रहेगा। तो इसकी थीम सब लोग लिख लेना, नेशनल वोटर्स डे, मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। इस साल इलेक्शंस है, इसलिए नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी इंपॉर्टेंट है। नाउ, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कुकुम्बर। इंडिया को क्या बोला गया है, पिकल किंग ऑफ वर्ल्ड। हु इज अ पिकल किंग ऑफ द वर्ल्ड? पिकल मतलब, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय पिकल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सबको पता होगा, सब अपने टिफिन में लेकर जाते थे बचपन में। In a recent development highlights India crossed the exports of $200 million of agricultural processed pickling gherkins, cucumber, cornichons और ये सब इसने करा है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कुकुम्बर्स है। अचार, सबके अचार आ गए हैं आंसर, ओके, ठीक है। पेरू, ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ इनके साथ। पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री, 11 पॉइंट पे हैं हम लोग, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। एक नेशनल इमरजेंसी, इन्वायरमेंट इमरजेंसी लगी है पेरू में। कंट्री में जब इन्वायरमेंट किसी भी टाइप की इमरजेंसी लगती है तो बुरी चीज होती है एक्चुअली में। इमरजेंसी के टाइम पे आपके राइट्स भी आपको रोक दिए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में हो जाता है, वो जो चाहे डिसीजन ले सकते हैं। तो इमरजेंसी इज नॉट अ गुड थिंग। इमरजेंसी एकदम सच में एक्सट्रीम केस हो जाएगा तभी लगाई जाती है। तो पेरू भी एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसमें एक इन्वायरमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, वो भी 90 डेज के लिए डिक्लेयर करी है। 90 डेज मतलब लगभग 3 महीने के लिए करी है। The government of Peru recently declared an environment emergency due to oil spill
द इमरजेंसी इज टू लास्ट फॉर 90 days। एक्चुअल में हुआ क्या था, ये लोग पैसिफिक ओशन में, इनकी कोई शिप वेसल या कुछ था जिसमें इनके ऑयल के बैरल्स रखे हुए थे, बहुत हजार बैरल, बहुत ज्यादा लीटर्स होते हैं, ये लोग कहीं पे उसको भेज रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे। उस दौरान जब वो उस वेसल पे था, उसमें आसपास कहीं वोल्केनो इरप्शन हो गया। वोल्केनो इरप्शन मतलब समुद्र के अंदर ही ज्वालामुखी फट गया। तो ऐसा भी होता है, और वो हीट इतनी होगी जब लावा उसमें से निकलता है कि आसपास का पूरा एरिया गर्म हो जाता है। वो पानी इतना खौलता हुआ पानी हो जाएगा कि कोई भी जल सकता है। अब हम लोग को समुद्र में इतना ज्यादा नहीं लग रहा, पर वहां पे जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स रह रहे होंगे, तो आप सोचो कि अचानक से, उनकी तो कोई गलती भी नहीं, कुछ समझ में नहीं आया होगा उनको, और इतना गर्म पानी होता चला जाएगा। प्रॉब्लम उसमें ज्यादा बढ़ गई क्योंकि वहां पे ऑयल के बैरल्स रखे हुए थे। ऑयल बैरल्स रखने से वो क्या हुआ, जब कुछ चीज फटी तो एक्चुअल में वहां पे वेव्स बन गई। वेव्स समझे आप लोग, ये वेव्स ऐसे समुद्र में लहरें उठ जाती हैं, वो वेव्स उठी तो वो शिप भी हिल गई जैसे, और वो बैरल्स उसमें गिर गए। वो पूरा ऑयल ब्लास्ट जैसे हो जाता है ना, वैसा हो गया है वहां पे। तो वहां पे इन्वायरमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में हुआ क्या था। अराउंड 6000 बैरल्स ऑफ ऑयल, कितना था, 6000 barrels of oil was spilled into Pacific Ocean. A tanker of Repsol, a Spanish energy firm, was transporting oil to Guatemala refinery in Peru. ये सब याद नहीं रखना है, बस ये हुआ कहाँ है, पेरू में हुआ है। ये पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। द नेम ऑफ द टैंकर इज मेयर डोरिकम। इट इज एन इटालियन टैंकर। द ऑयल स्पिल अकर्ड ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ अंडरसी वोल्केनो टोंगा। According to NASA, the Tonga volcano eruption is more powerful than an atom bomb. Atom bomb से ज्यादा पावरफुल होता है अगर एक सी में ये वोल्केनो फट जाता है। The tsunami wave from the explosion caused the oil spill. तो सुनामी वेव्स जो लहरें उठी, उसी से इससे ये ऑयल स्पिल हो गया। स्पिल का मतलब क्या होता है, गिरना, छलकना। तो वो क्या हुआ, ऑयल उसमें से स्पिल आउट हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। कहाँ पे ये इमरजेंसी लगी है, पेरू में लगी है। कितने दिन की इमरजेंसी ये, हाँ बहुत टफ पेपर बन गया तो ये नाम आ सकता है। वो टैंकर जो फैला एक्चुअल में उसका नाम क्या था, मेयर डोरिकम। ओके, ऑल क्लियर। क्विकली कमेंट यस। हाँ अनिकेत, वेरी गुड। नेक्स्ट 12th पॉइंट पे है, कुछ निकला हो आप लोग इसमें से लिखे ना। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह हैज रिसेंटली रिलीज इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस मतलब वहां पे पब्लिक सेक्टर बड़ा अच्छे से काम कर रहा होगा। डिस्ट्रिक्ट मतलब सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की। एक स्टेट होता है बड़ा सा, उसमें कई छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो हम एक डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट बना रहे हैं कि उसमें से सबसे ज्यादा किसने अच्छा काम किया है। तो फर्स्ट पोजीशन पे थे जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा एंड श्रीनगर। जम्मू और श्रीनगर से सब कंफ्यूज होते हैं, इसलिए याद रखना जम्मू वॉज द फर्स्ट रैंक इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओवरऑल इंडिया की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वहीं की डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग हुई, उसमें जम्मू फर्स्ट पे था। ठीक है, नेक्स्ट 13 पॉइंट। द यूनाइटेड नेशन रिसेंटली अनाउंस दैट वर्ल्ड इज टू फेस 5 मेजर रिस्क इन 2022। दीज रिस्क आर 5 अलार्म ग्लोबल फायर। इसी की बात मैं कल भी कर रही थी। Who was asking in today's session कि वो डिस्कस करना है, किसी ने पूछा था मेरे से अभी, तो ये वही चीज था। वो 5 क्या अलार्म्स हैं, कोविड-19, लॉलेसनेस इन साइबर स्पेस। साइबर स्पेस मतलब साइबर अटैक। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, मुंबई में ग्रिड फेल हुई थी, मुंबई में लाइट चली गई थी, कुछ काफी मिनट के लिए गई थी तो टीवी पे आ गया। बट आई वॉज थिंकिंग कि हमारे यहाँ तो 8-8 घंटे नहीं रहती, हम लोग को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो लोग भी 5-10 मिनट के लिए गई तो क्या न्यूज में आ जाएगा,
ऐसा क्या चीज थी? तो हुआ ये था, मुंबई में लाइट एक्चुअल में जाती नहीं थी, वहां पे इन्वर्टर बहुत कम लोगों के होता है, होता ही नहीं है। और आप सोचो कोई इंसान वेंटिलेटर पे है, लाइट चली गई, लाइट आ जाएगी पर वो इंसान जो चला गया क्या वो आ जाएगा? तो तब प्रॉब्लम समझ में आती है कि ये लाइट जाना इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बनी। जो घर में रह रहे हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं, जो हॉस्पिटल्स में थे, स्टॉक मार्केट चल रहा होता है, सब बंद, ब्लैकआउट हो गया। तब पता चला चाइना ने जिम्मेदारी ली थी कि साइबर अटैक करके उन्होंने ग्रिड फेल की थी। तो ये एक्चुअल में साइबर अटैक क्या है, बड़ा डेंजर है, पता है? कोई आर्मी नहीं लगती इसमें, आप कहीं और ही बैठे रहो, बिना बॉर्डर में घुसे आप किसी को परेशान कर सकते हो। वहां की आज के टाइम पे अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो डेटा होता है। डेटा प्राइवेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या आज के टाइम पे? डेटा। उन्होंने यही काम किया, वहीं पे बैठे बैठे, ना बॉर्डर पे अटैक हुआ ना कुछ हुआ, हम न एयर स्ट्राइक करने की जरूरत है ना कोई नॉर्मल सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, बस उन्होंने वहीं पे बैठे बैठे साइबर अटैक कर दिया। तो दिस इज मोर डेंजरस, हमें पता भी नहीं कि हमारी तरफ दुश्मन आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लाइमेट क्राइसिस, बैंकरप्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, डिमिनिश पीस एंड सिक्योरिटी। ये 5 चीजें हैं जिसके बारे में मैं कल बोल रही थी। दिस इज द 5 alarm global fire. The government of India officially handed over India's flag carrier Air India to Tata Group. The most important current affair nowadays. हर कोई इसी बारे में ही बात कर रहा है। On January 27, 2022, almost 69 years after the conglomerate, the total value deal is 18,000 crore. The strategic disinvestment transaction of Air India includes transfer of 100% stake to GOA, Government of India. तो इन्होंने क्या किया, पूरा एयर इंडिया, कभी कभी पार्शियल भी होता है, कुछ स्टेक दे देते हैं, कुछ टाइम के लिए लीज पे दे देते हैं कि आप इसको रेनोवेट कर दो, इसको रिवाइव कर दो और प्रॉफिट भी आप ही रखो पर कुछ साल के लिए। पर यहाँ पे कुछ वैसा नहीं हुआ है, पूरा 100% स्टेक दे दिया गया है टाटा सन्स अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो पूरी तरीके से एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जब किसी में इन्वेस्ट करती है तो गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन जाते हैं, और इसमें डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है तो सब कुछ अब एग्जैक्टली प्राइवेटाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है, टाटा ने किया है 18,000 करोड़ की डील थी जिसमें से 10,000 करोड़ का एसबीआई ने इनको लोन दिया है, 10,000 करोड़ का तो एसबीआई ने हर जगह डाला है। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर एसबीआई। आप इतना बड़ा लोन अगर सैंक्शन कर पाते हो तो ये किसी भी बैंक के लिए बहुत बड़ी चीज है। 10,000 करोड़, जीरो लिखते जाओगे आप, बस ऐसे ही लगेगा। Apple has retained its position as the most valuable brand in 2022 according to Brand Finance 2022 Global 500 रिपोर्ट। एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें ब्रांड वैल्यू देखी जाती है, तो इसमें क्या है, एप्पल ने टॉप किया है। मैंने यहीं पे टॉप 10 की भी लिस्ट लगा दी थी, क्विकली देख लो कौन कौन सी है। एप्पल, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, सैमसंग, फेसबुक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, हुआवी एंड वेरिजन। ठीक है, अब अपना सोचो कि हमारा क्या फोन इसमें है। सो ब्रांड वैल्यू एस्टिमेट करी जाती है, तो एप्पल की ब्रांड वैल्यू मानी गई है 2022 में सबसे हाईएस्ट। The government of India has appointed Dr. V. Anant Nageshwaram as a new chief economic advisor. अभी 1 फरवरी को there will be a budget, है ना, सबको पता है बजट आने वाला है, उसके ठीक पहले ही अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो हमारी गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। तो इसका सीधे सीधे मतलब निकाला जा रहा था कि बजट आने से पहले ही इनको अपॉइंट किया गया है, तो क्या रीजन हो सकता है। The announcement came days ahead of presentation of 2022 Union Budget on February 1, tabling of 2021 and 22 economic survey onwards. This post was lying vacant since December 17 when KV Subramaniam left. December 17 से ये vacant थी, अब जाके इनको अपॉइंटमेंट करा गया है। He is a former member of Prime Minister's Economic Advisor Council. Okay. तो जो अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट है वहां पे एक नाम और ऐड हो गया है।
Next, Bharti Airtel and Google have announced a long-term partnership agreement to accelerate the growth of India's digital ecosystem. Under this, Google will invest $1 billion in Airtel. जब किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि गूगल किस कंपनी में अब इन्वेस्ट करने के लिए, और कोई बहुत छोटी चीज नहीं है जो $1 बिलियन है, तो $1 बिलियन। तो ये सोचो ये इसकी वैल्यू खुद की कितनी है, फिर 1 बिलियन अपने में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो भारतीय एयरटेल में होने वाला है। नेक्स्ट, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। गूगल विल इन्वेस्ट $700 million to acquire 1.28% stake in Bharti Airtel Limited. The remaining $300 million to go towards multi-year commercial agreement with Airtel, including devices built together by two tech giants. ठीक है। नेक्स्ट, एक और टाइगर रिजर्व की बात आ गई है। कल हम लोग ने किस टाइगर रिजर्व को पढ़ा था? एनीवन हु नोज कि कल हम लोग ने किस टाइगर रिजर्व की बात की थी? It starts with P. सब कॉपी पलट रहे हैं, जल्दी जल्दी मिल जाए। ओके, इट वॉज पेंच टाइगर रिजर्व। वो याद है मैंने बताया था कि एक टिग्रिस की डेथ हो गई थी तो सब उसका ह्यूमन क्रिमेशन की तरह काम करवाए थे। शी वॉज द, यस, वेरी गुड आयुष। तो वो मध्य प्रदेश में था। अब एक और नया टाइगर रिजर्व आ गया, इट इज इन तमिलनाडु। इट इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, हैज बीन अवॉर्डेड विद प्रेस्टिजियस 2x2 अवार्ड। 2x2 नहीं है, ये 2x2 अवार्ड होता है। ये क्या है? द टाइगर्स नंबर्स डबल्ड टू 80 सिंस 2010। टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो डबल हो गई है इस वजह से। एक्चुअल में हमें एक स्पेसीज जो वल्नरेबल कैटेगरी में जा रही है, रेड डेंजर कैटेगरी में आ जाती है, एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ रही है, तो उसको हमें बचाने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स लाने पड़ते हैं। तो अगर किसी टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई, इसका ये मतलब सिंपल से कि वहां की सरकार ने काफी जो रिजर्व था उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी काम किया। एक्चुअल में होता क्या है? पोचिंग होती है। व्हाट इज पोचिंग? इलीगली आप किसी एनिमल को मार के उसका फ्लैश, उसकी वो यूज करते हो। जैसे हाथी के दांत को बहुत ज्यादा वैल्यू होती है ज्वेलरी बनाने में, तो लोग क्या करते हैं, उनको स्पेसिफिकली मार देते हैं कि उनके दांत वो निकाल के एक अच्छी ज्वेलरी बना ले। तो इट इज इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल। वेरी गुड जानवी। नेक्स्ट, तो इनको ये अवार्ड मिला है। द बर्दिया नेशनल पार्क इन नेपाल हैज वॉन दिस ईयर्स T/2 अवार्ड फॉर डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर्स। ठीक है, इंडिया की भी बात हो गई है। स्क्रीन इज ब्लर, ऐसा क्यों? स्क्रीन ही क्लियर है। मे बी आपका नेटवर्क इशू हो कुछ। नो मैम, इट्स क्लियर। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है। तो आयुष, आप थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है मे बी, इसलिए लग रहा होगा। तो ध्यान से सुनो, पीडीएफ वैसे भी मिलेगी आपको। इंटरनेशनल कस्टम्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 January. This year the theme was chosen by वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, फॉर स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग अ डेटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डेटा इकोसिस्टम। बहुत बड़ा सा है, पूरा याद नहीं करना है, कोई वर्ड याद कर लो कि इससे मिलता जुलता होगा, तो वही थीम थी। ठीक, नेक्स्ट 20th एंड हमारा आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबने बिटकॉइन का नाम सुना है, बहुत पॉपुलर हो चुका है। एवरीवन जिसने बिटकॉइन का नाम सुना हो, क्रिप्टो करेंसी इसका नाम सुना हो, मार्केट में बहुत बात होती है क्रिप्टो करेंसी की। यस, वेरी गुड। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में कोई आपकी फिजिकल आपके हाथ में कुछ पैसे नहीं होंगे कि ये इस टाइप की करेंसी, ये डिजिटल करेंसी, आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं इसमें। बिटकॉइन भी वैसा ही है। तो कोई भी कंट्री एक्चुअल में क्या है, नॉर्मल जो करेंसी होती है आपके हाथ में 100 रुपीज का नोट है, तो ये बैग्ड होता है गोल्ड से। एक कंट्री, जब आप इकोनॉमिक्स क्लास 12 को अच्छे से अगर पढ़े हो तो उसमें याद होगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है। उसमें होता क्या है कि कोई करेंसी ये नहीं पेपर में बस ऐसे ही छापती रहेगी, पैसे बनते रहेंगे, तो पैसों की कमी नहीं होगी, जितना चाहे उतना छाप ले। पर एक्चुअल में क्या होता है, जब प्रिंटिंग होती है करेंसी की, उतना अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व कर देते हैं।
तो वो क्या होता है, हम बैकअप रखते हैं गोल्ड के लिए। मार्केट में हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, पर मार्केट में गोल्ड की वैल्यू सब जगह है। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी को करेंसी से एक्सचेंज करना है तो हम उससे गोल्ड से करेंगे। तो जब भी करेंसी प्रिंट होती है तो उतना अमाउंट ऑफ गोल्ड रखते हैं। इस करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी का कोई बैकअप नहीं है कि अगर हमको कुछ बदले में चाहिए तो हम क्या लेंगे, कोई इसका बॉडी होल्ड नहीं करी। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई एक बॉडी है जो पूरे करेंसी को होल्ड करती है, इसको रेगुलाइज करती है, इसके पीछे कोई भी नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा अभी भी डेंजरस है, कहा जाता है इसमें इन्वेस्ट ना करके थोड़ा सा सेफ साइड रहना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है हम जिम्मेदार नहीं होंगे, अगर कुछ होता है तो गवर्नमेंट विल नॉट एट ऑल बी रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने एक अल्टीमेटम, जैसे एक होता है रिस्क, दिखा दिया है कि इसके पीछे कोई बॉडी तो होल्ड नहीं है, तो किसको आप जिम्मेदार मानेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी इज डेंजरस, आपको रिस्क लेना है पीछे, वो जब बनेगी तब देखेंगे। अभी एक कंट्री है एल सल्वाडोर, दिस वाज अ क्वेश्चन इन केबीसी दिस ईयर। एल सल्वाडोर एक कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया, लीगल टेंडर दे दिया कि अपनी कंट्री में वो इसको एज अ लीगल टेंडर दे देंगे। मतलब वहां पे आप क्रिप्टो करेंसी यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसको लीगल दे दी है, लीगल करेंसी मान लिया। तब जब ये बात मार्केट में फैली तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बहुत नाराज हो गया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इतनी नाराजगी दिखाई एल सल्वाडोर से, तो इन्होंने कहा अगर आप इसको तुरंत की तुरंत इस टेंडर को कैंसिल नहीं करते हैं तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लोन भी नहीं देंगे आगे कभी। हमारी कंट्री में पैसा आने का मेन सबसे ज्यादा लोन का सोच रहता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। हम अपनी कंट्री वालों से लोन नहीं मांगेंगे, जब मांगेंगे बाहर से मांगेंगे, और बाहर देने वाला कौन है। तो ये रीड करो, पहले तो समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या था और उसको लीगल टेंडर किसने दिया। एल सल्वाडोर became the first country to allow consumer to use cryptocurrency. Fear arose all over the country that Bitcoin might bring inflation and instability to the country. एक कंट्री में इन्फ्लेशन होने से ग्लोबली बहुत फर्क पड़ता है। IMF has warned in El Salvador that it will be difficult to Latin America country to get loan from international organization if the latter is not removing the legal status of Bitcoin. उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी गई है, या तो बिटकॉइन को हटा दो एज अ लीगल करेंसी, नहीं तो फिर लोन लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, एल सल्वाडोर माइट फेस लार्ज कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिस्क, financial instability by legalizing the Bitcoin. Also, IMF is of the view that Bitcoin is a controversial currency and it cannot fluctuate largely. ठीक है, क्वेश्चन केबीसी में जो आया था वो डायरेक्ट था, विच कंट्री हैज लीगलाइज्ड बिटकॉइन, तो आंसर वाज एल सल्वाडोर। ये लैटिन अमेरिका की एक कंट्री है। ठीक है, जानवी सिंह की कोई पीडीएफ नहीं मिली थी इन लोगों को, ऐसा है कि कोई भी नहीं मिली, सब मिली है ना। एक मिली थी जो एमसीक्यू वाली थी, अच्छा ऑटोबायोग्राफीज वगैरह वो मिली थी, कल क्लास की नहीं मिली है। ठीक है, आई विल टेल देम, आप पक्का मिल जाएगी आज, नहीं तो तुम लोग नेक्स्ट क्लास में बताना। वैसे आई विल ट्राई कि आज ही सारी जितनी अब तक की पीडीएफ है, वो मोबाइल एप्लीकेशन है ना उसी में अपलोड होती हैं आई थिंक। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आज की क्लास में कोई और प्रॉब्लम नहीं, एक बार जल्दी जल्दी ये रीड कर लेते हैं, अभी 5 मिनट है, वी कैन ट्राई दिस। 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल डे क्या होता है? पर्सन हु इज ब्लाइंड यूजेस ब्रेल लैंग्वेज टू रीड एंड राइट। हाँ, जैसे डॉट डॉट करके बनती है उसको ब्रेल कहते हैं, तो वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। 8th अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको आई विल टेल यू, ये इंपॉर्टेंट है। 9th जनवरी एनआरआईज डे, जो यहाँ से बाहर चले गए हैं, इंडिया से जो लोग बाहर चले गए उसको हम क्या कहते हैं? नॉन रेसिडेंट इंडिया। कनेक्टेड इंडिया से है बट जॉब के कारण वोकेशन, वोकेशन क्या होता है? प्रोफेशनल रीजन की वजह से।
हाँ, तो वो नॉन रेसिडेंट इंडियन हो गए हैं, उनके लिए हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो उनको बुलाया जाता है स्पेशली कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज करें। एक्चुअल में किस लिए ये होता है? एक कनेक्शन मेंटेन रहे, इंडियंस का इंडियन से एक कनेक्शन मेंटेन रहे। 11 जनवरी डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। 12th नेशनल यूथ डे, मैंने ये क्लास में भी कवर कराया था ना। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे बनता है? ठीक है, बताओ ये किसकी नेशनल यूथ डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। 15th जनवरी इंडियन आर्मी डे। 23rd जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस पीडीएफ का ये पेज डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी लिख लिया, किसकी है? इंडियन आर्मी डे है। अभी समय चीफ कौन है, यहाँ लिख लो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23rd जनवरी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इनकी एक स्टैचू बनी है, इंडिया गेट पे बहुत हाईलाइट हो रही थी। इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। इंडिया गेट पे इनकी बहुत बड़ी स्टैचू इसी साल, होलोग्राम एग्जैक्टली। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इस साल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ थीम आती है। इस साल कोई थीम ही नहीं दी गवर्नमेंट ने, तो इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते बिकॉज थीम आने से उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। 25th जनवरी नेशनल वोटर्स डे। 25th जनवरी को आपका नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। तो 25th को आप वीटी याद रख सकते हो। वीटी इज विश्वनाथ टेम्पल इन बनारस। तो वी से हम अपना वोटर्स देख लेंगे, टी से टूरिज्म देख लेंगे और 25 जनवरी को हम वीटी जाएंगे। ठीक है, तो रिमेंबर थिंग्स, ऑलवेज यूज ट्रिक्स। 26 जनवरी रिपब्लिक डे। 26 जनवरी इंटरनेशनल कस्टम्स डे। 28 जनवरी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। रिपब्लिक डे एक्चुअल में हम लोग 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इसलिए मनाते हैं, पर हुआ क्या था, वो 26 नवंबर को ही बन चुका था, रेडी था बट उसको इफेक्ट नहीं दिया गया। क्यों हम 26 नवंबर से हम 2 महीना इंतजार करते हैं जनवरी का? जब बन गया तुरंत ही हम लोग उसको लीगल कर देना चाहिए था, अडॉप्ट कर लेना चाहिए था, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1950। रीजन था 2 महीने बाद ठीक 26 जनवरी को 20 साल हो रहे थे पूर्ण स्वराज को। 1930 में पूर्ण स्वराज हुआ था, उसी दिन डिक्लेयर किया था। पूर्ण स्वराज का मतलब हम खुद के लिए अपने लिए एक स्वराज बनाएंगे, अपना राज, हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे। तो 1930 से 1950 20 साल पूरे हो रहे थे, तो एक याद के तौर पे उनको कमेमोरेट करने के लिए हम सोचे थे कि हम इसी दिन रिपब्लिक होंगे। दिस वाज व्हाई 2 months वी वेटेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। 30th जनवरी मार्टियर्स डे और शहीद दिवस। ये क्यों करते हैं? उस दिन किसकी डेथ हुई थी? 30th जनवरी को किसकी डेथ हुई थी? यू शुड नो। कोई वेरी गुड सागर। अच्छा, ऑनेस्टी से सब बताएंगे, खुद आंसर देते हैं कि मोबाइल साथ में चलता है? घर पे रहते तो मोबाइल तो चलेगा ही। गांधी जी, यस, इट वाज महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, इसलिए हम उसी दिन ये मनाते हैं। 30th जनवरी वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। बस फिनिश इट इज। इतने सारे डेज थे, यहाँ पे एक पेज है, अपना यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट किसी से रिलेटेड। हम लोग ने काफी नई चीजें कवर की हैं। होप दिस सेशन इज बूस्टिंग योर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मेन पर्पस यही है कि हम आसपास की चीजों से अपडेटेड रहे। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कहीं आग लग गई, कहीं कोई मर जाता है, समझ में नहीं आता कि ये सब तो आता ही नहीं, तो फिर पढ़ना क्या है। तो दिस इज समथिंग वेरी कंसाइजली कि आपको अवेलेबल हो, इसलिए इतना आप अच्छे से पढ़ के जाना। हर पीडीएफ का पेपर या तो प्रिंट कर लो, उसको एक जगह रख लो, ठीक है? ठीक है। पिकल्स, इट इज पिकल्स। स्पाइसेस बहुत जगह भी बनती हैं, मे भी हो सकता है क्योंकि इंडोनेशिया की भी स्पाइसेस उस समय बहुत फेमस थी। व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, इंडिया से ज्यादा स्पाइसेस वहां पे थी।
इंडिया में ब्लैक पेपर बड़ा अच्छा था क्या है, तो हो सकता है आप लिख लो, लेकिन पिकल किंग ऑफ द वर्ल्ड भी इनको अभी मिला है इसलिए। ओके, थैंक यू सो मच। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। ओके, थैंक यू सो मच। अब आज की रिकॉर्डेड वीडियो जो भी है वो मिल जाएगी और पीडीएफ के लिए आई विल डेफिनेटली टॉक टू देम। थैंक यू।